हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी डायरियल ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। अब डायरिया होता क्या है, इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, टाइप्स, ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि ट्रीटमेंट आप तभी समझ पाएंगे जब आप पैथो को समझेंगे। ओके, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पहले उस लेक्चर को देखेंगे और फिर यहाँ पे आइएगा। ठीक हो गया। तो डायरिया हमने क्या बोला था कि डायरिया दो टाइप का हो सकता है, ब्लडी डायरिया या वाटरी डायरिया। ब्लडी डायरिया जिसमें स्टूल में आपका ब्लड भी आएगा। ठीक है, रीजन क्या था ब्लडी डायरिया का? इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रोबियल, बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया हो सकता है। ठीक है, जो आपका बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स तक को डैमेज कर रहा है, तभी तो आज जाके ब्लड स्टूल में आ रहा है। ठीक है, पूरी पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? वाटरी डायरिया। उसका रीजन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था। वाटरी मतलब जो स्टूल है, स्टूल बहुत ज्यादा क्या है, लिक्विड कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है। रीजन बहुत सिंपल था कि किसी भी वजह से अगर म्यूकोसल जो आपकी सेल्स है उनका डैमेज होता है। ठीक है, कारण अलग अलग हो सकते हैं। अगर वो सेल्स डैमेज होती हैं तो हमें पता है कि वही सेल्स के थ्रू आयंस का, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जब वो सेल ही नहीं रही तो यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फाइनली जो वाटर है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो क्या रह जाएगा? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ही रह जाएगा और वो स्टूल को क्या बना देगा? वाटरी बना देगा। यही पढ़ा था। ठीक हो गया। तो दोनों के पूरी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी हम समझ चुके थे। आज हम बात करेंगे केवल ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी को डायरिया हुआ है, चाहे वो ब्लडी डायरिया हो चाहे वाटरी डायरिया हो, आप कैसे उसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन अप्रोच लेके चलते हैं। देखो, चाहे ब्लडी डायरिया हो, वाटरी डायरिया हो, ये तो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि स्टूल में ब्लड आ रहा है या स्टूल केवल वाटरी है। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा था? दोनों ही टाइप के डायरिया में हमारी जो म्यूकोसल सेल हैं, जिनके थ्रू आपका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो क्या हो रहे हैं? आपका वो सेल्स क्या हो रही हैं? डैमेज हो रही हैं। ठीक है, एक केस में तो सेल डैमेज हो रही थी, जो ब्लडी डायरिया में इन्फेक्शन की वजह से सेल्स डैमेज होती जा रही थी। और दूसरा वाटरी डायरिया में क्या हो रहा था? जो सेल्स में जो पंप अवेलेबल हैं वो क्या हो रहे थे? आपके इनहिबिट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से मतलब वो वर्क नहीं कर रहे थे, है ना। लेकिन अल्टीमेटली दोनों में होना तो यही है कि चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो कि कोलोन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? एक कॉमन अप्रोच की बात करेंगे कि अगर चाहे वाटरी डायरिया हो चाहे ब्लडी डायरिया हो, हमें पता है अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होने वाला है? डायरिया ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो स्टूल है, स्टूल में बहुत सारा वाटर लॉस हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। तो पहली जो हम दो अप्रोच देखेंगे वो कॉमन अप्रोच रहेगी फॉर बोथ ब्लडी डायरिया एंड वाटरी डायरिया। और लास्ट की जो हमारी अप्रोच है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक होगी फॉर ब्लडी डायरिया, ओके, और दूसरी होगी आपकी वाटरी डायरिया के लिए। तो समझते हैं कैसे काम करता है। चलिए, तो जो एंटी डायरियल जो थेरेपी है, ठीक है, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करती हूँ, एंटी डायरियल ड्रग्स को भी साइड रखिए आप, ट्रीटमेंट की बात चल रही है, डायरिया का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली अप्रोच क्या है? सबसे पहली अप्रोच ये है कि चाहे किसी भी टाइप का डायरिया हो, रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, चाहे कोई आपके एक्सोजिनस या एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी का, वो इम्बैलेंस हो जाता है। पता है सबको, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या हो चुकी है? आपकी डिमिनिश हो चुकी है, वो काम नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो चुकी है। तो सबसे पहली हमारी अप्रोच क्या रहेगी ट्रीटमेंट में, चाहे किसी भी टाइप का डायरिया क्यों ना हो? सबसे पहले हम क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे फ्लूइड बैलेंस को। ठीक है, जो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए? करेक्शन होना चाहिए किसका? फ्लूइड वॉल्यूम का। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है फ्लूइड बॉडी से बाहर जा रहा है, तो उसे करेक्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? बहुत सिंपल है, आपको आई होप सबको पता भी होगा, है ना। क्या है? ORS, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है हमारा, ORS थेरेपी आती है। ये ORS में आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं हम मेंशन कर लेते हैं।
कौन कौन से होते हैं ओआरएस में? NaCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, और ये सारे कंपोनेंट होते हैं इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, 1 लीटर पानी में ये सारी चीजें आपकी घुली रहेंगी। इनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, वो आप कहीं से भी देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए ओआरएस की। तो सिंपली सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि फ्लूइड करेक्ट करना है आपने, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस्ट हो चुका है, चाहे किसी भी टाइप का डायरिया है, तो उसके लिए हम ओआरएस थेरेपी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए? चलिए, फ्लूइड हमने कर लिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो नेक्स्ट अप्रोच हमारी रहेगी वो है करेक्ट न्यूट्रिशन। अब हमें न्यूट्रिशन को भी करेक्ट करना पड़ेगा। बहुत टाइम पहले लोग ये सोचा करते थे कि अगर किसी को डायरिया वगैरह हो रहा है तो फिर उसे आप क्या कर रहे हो, ज्यादा कि पेट सही नहीं चल रहा है तो खाना कम देना है। ये बिल्कुल क्या है, नेगेटिव अप्रोच है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डायरिया हुआ है तो उसे एक एप्रोप्रिएट डाइट देनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको जो डायरिया में हेल्प करती है। लाइक अगर बच्चा है कोई, ठीक है, इन्फेंट है, तो अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसे ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। ठीक है, बड़ों में आप बफेलो मिल्क यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोटैटो है आपका, राइस है, ठीक है, इसके अलावा बनाना है, इसके अलावा सूप है, चिकन सूप, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप ले सकता है। तो ये बहुत अच्छा आपका क्या है, आप बोल सकते हो वैल्यूएबल फूड है, फूड प्रोडक्ट हैं जो हम यूज कर सकते हैं डायरिया में आपका न्यूट्रिशन करेक्शन के लिए। ठीक हो गया, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो, अगर आप करेक्ट न्यूट्रिशन दोगे तो क्या फायदा होगा? आपको ऑलरेडी पता है, अगर मैंने इन्फेक्शन की बात आपसे बोली थी तो मैंने बोला था कि अगर इन्फेक्शन हुआ किसी को, म्यूकोसल सेल डैमेज होती जा रही है लगातार, एक सेल डैमेज हो रही है अपनी नेबरिंग सेल को भी डैमेज कर रही है, इस तरीके से सेल्स डैमेज होती जा रही हैं। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर आप फूड नहीं लेंगे तो उन सेल्स को, जो बची हुई सेल्स है, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी और उनमें प्रोलिफरेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा? जो आपकी सेल डैमेज हो चुकी हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नई सेल की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो उसके लिए सेल प्रोलिफरेशन होना जरूरी है, सेल्स में डिवीजन होना जरूरी है, और सेल डिवीजन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो कहाँ से मिलेगी एनर्जी जब आप खाना ही नहीं ले रहे हैं? समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन है उसे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने फूड तो बता दिए, इसकी वजह से होगा क्या आपका, बेसिकली इसकी वजह से होगा, एक तो हमारे जो इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, एंजाइम टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा, तो डाइजेशन आपका सही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मैंने दूसरा इफेक्ट बताया था आपको कि म्यूकोसल जो सेल प्रोलिफरेशन है, म्यूकोसल सेल प्रोलिफरेशन, जो डिवीजन हो रहा है सेल का, वो भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से, चाहे डाइजेस्टिव एंजाइम आपके बढ़े तो वो भी अच्छा है, वो भी डाइजेशन में एड करेंगे, साथ ही साथ आपका म्यूकोसल सेल प्रोलिफरेशन होगा। तो जो पुरानी अगर सेल डैमेज भी हो रही है तो नई सेल बनती जा रही हैं। तो समझ में आया न्यूट्रिशन का क्या एडवांटेज है और क्या क्या ले सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं थर्ड अप्रोच में, जो आपकी क्या है, ड्रग थेरेपी है। ठीक है, अभी तक ये क्या चल रही थी, ये कॉमन अप्रोच थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम ड्रग थेरेपी की। आप देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी जब हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जब हमने पैथोफिजियोलॉजी समझी थी, तो हमने ये देखा था कि जो ब्लडी डायरिया है, ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी थी डायरिया की, वो टोटली इन्फेक्शन की वजह से हो रही थी। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा था, ठीक है, इसीलिए हमें फ्लूइड वहां पे भी करेक्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन हमें वहां पे सही देना पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से, जो वो इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ था, डायरिया तो हुआ ना, ब्लडी डायरिया हुआ, लेकिन डायरिया तो हुआ, तो आप वहां पे भी एंटी डायरियल ड्रग देंगे। लेकिन आपको ये समझना है, बस एक बात दिमाग में रखो कि डायरिया का एक रीजन हमने देखा था इन्फेक्शन है,
तो मैंने आपको पहले भी बोला था जब हम पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे थे कि जब भी डायरिया का ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके चलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज किसी को डायरिया हुआ लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल वाटरी डायरिया है, इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, एंटीबायोटिक दे दी, ठीक हो गया। अब वो एंटीबायोटिक क्या करती है, हमारे जीआई ट्रैक में, जो हमारे इंटेस्टाइन में हमारे जो माइक्रोफ्लोरा हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन बैक्टीरिया को किल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब बैक्टीरिया हमारी जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया जब आपके खत्म होते हैं तो उनके बाहर की मेम्ब्रेन से, जो लिपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उससे क्या होता है, और भी ज्यादा एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। अब क्या हुआ, वो एंडोटॉक्सिन्स क्या करेंगे, ब्लडी डायरिया कॉज कर देंगे। अभी तक ब्लडी डायरिया था नहीं इंसान को, लेकिन खुद के बैक्टीरिया को, खुद के जो गट में बैक्टीरिया है उसे किल करके हमने एंडोटॉक्सिन्स के रिलीज को बढ़ा दिया, इंटेस्टाइन का एक्सपोजर एंडोटॉक्सिन का बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। तो इतना हमें सोचना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक हम हर केस में नहीं देंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए, जब भी किसी को डायरिया हो रहा है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉज। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो पता लगाइए कौन सा इन्फेक्शन है, क्योंकि दवाइयां आप देखोगे, अब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी, हर टाइप के इन्फेक्शन में मेडिसिन अलग अलग यूज होती हैं, अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक यूज होती हैं, ठीक हो गया। तो कैसे पता लगाओगे, स्टूल एग्जामिनेशन से, ठीक है। पैथोलॉजी लैब में स्टूल एग्जामिनेशन के लिए दे दिया जाता है और उसके बाद उसमें स्ट्रेन का पता लगा लेते हैं कि भाई अगर इन्फेक्शन है तो कौन से बैक्टीरिया या कौन सा आपका हेलमिंथ, कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक हो गया। चलिए, तो इतना समझ में आया ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जो हमारी ड्रग थेरेपी होती है ना, ड्रग थेरेपी दो टाइप की होती है, एक होती है स्पेसिफिक, एक होगी आपकी स्पेसिफिक और एक होगी नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक कौन सी होगी, जो केवल ये वो थेरेपी होगी जो केवल इन्फेक्शन के केस में दी जाएगी, इसीलिए इसे लिखते हैं स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। ये केवल तब दोगे जब क्या है, किसी को इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है, चाहे वो ब्लडी है चाहे वाटरी है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। वाटरी में भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, विब्रियो कोलेरी की वजह से वाटरी डायरिया होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कौन सी है हमारी, एंटीमाइक्रोबियल, ये केवल स्पेसिफिक केसेस में देंगे। और नॉन स्पेसिफिक क्या है, एंटी डायरियल। एंटी डायरियल, इसमें सारी हमारी एंटी डायरियल ड्रग्स आ जाएंगी। ये नॉन स्पेसिफिक है, चाहे किसी को ब्लडी डायरिया हो चाहे किसी को वाटरी डायरिया हो, दोनों केसेस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। तो ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी मतलब इस केस में हम क्या देंगे, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स देंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हमारे पास बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, है ना, तो उनके हिसाब से जो ड्रग होंगी वो भी वेरी करेंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इन्फेक्शन में हम कौन कौन सी ड्रग्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहला इन्फेक्शन है हमारा जो वाटरी डायरिया का रीजन है, बताया था मैंने, कोलेरा। अगर किसी को कोलेरा हुआ है, विब्रियो कोलेरी ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है, उसकी वजह से अगर डायरिया हुआ है तो उस केस में आप क्या दोगे, उस केस में यूज होने वाली ड्रग हमारी है टीसी। टीसी क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन एंड कोट्रिमॉक्साजोल। ये हमारी क्या है, ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं, एंटीमाइक्रोबियल है जो यूज कर सकते हैं अगर किसी को कोलेरा इन्फेक्शन हुआ है जिस उसकी वजह से डायरिया हुआ है तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर किसी को, जो मैंने बताया था आपको, ब्लडी डायरिया का मेन रीजन जो है शिगेला या फिर ई कोलाई, इन दोनों का इन्फेक्शन है, किसी को शिगेला का है या फिर ई कोलाई का इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम जो ड्रग यूज करेंगे वो कौन सी है हमारी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन सी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये हमारी एंटीबायोटिक है जो हम शिगेला या ई कोलाई के केस में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है, अच्छा हाँ, एक इसमें मैंने पॉइंट, अगर कोलेरा ना, कोलेरा जो होता है कभी कभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कोलेरा भी होता है, जिसमें रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में। आप अगर एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो उस केस में
आपको टेट्रासाइक्लिन कोट्रिमॉक्साजोल अगर असर नहीं कर रही है तो नॉरफ्लॉक्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन उसमें आती है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर किसी को इन्फेक्शन है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, इस केस में हम यूज करेंगे मेडिसिन मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल MTZ ये यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो ड्रग है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या माइक्रोबियल इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं, अमोइबियासिस, अमोइबियासिस हो चाहे किसी को जियार्डियासिस हो, जियार्डियासिस, अगर ये दोनों का केस है आपका तब भी हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो कौन सी है, MTZ, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी आप कब यूज करोगे। इवन अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में फर्स्ट ऑप्शन मेट्रोनिडाजोल का है, इसके अलावा अगर ये नहीं तो आप सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग वैंकोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। और सेम विद MTZ इन अमोबियासिस एंड जियार्डियासिस, फर्स्ट लाइन ड्रग आपकी मेट्रोनिडाजोल ही है। सेकेंड अगर ये नहीं यूज हो रहा है तो आप डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट को यूज कर सकते हो, ठीक है, डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट। सारी अपनी एंटीमाइक्रोबियल में पड़ी हुई है ड्रग, इसलिए मैं कुछ इनके मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगी, बस आपको ध्यान में रखना है सारी एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक है, जो भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या जो भी इन्फेक्शियस माइक्रोब है उसको किल कर देंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक माइक्रोबियल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए आपको बता दी गई है कि ये आप यूज कर लेंगे, ठीक हो गया। अब बात आती है, चलो एंटीबायोटिक का यूज भी मैं बता चुकी हूँ कि किस केस में करोगे और कैसे करना है, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग की, यानी कि ये वो ड्रग होंगी जो कि क्या करोगे आप किसी भी टाइप के डायरिया में यूज हो सकती है, इनको भी समझते हैं, चलिए। अब जो आपकी ये ड्रग्स होंगी ना, इनका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म समझ में आता है तो आसानी से ड्रग आपको समझ में आ जाएंगी, क्लास पूरी समझ में आ जाएगी आपको। चलिए नॉन स्पेसिफिक की बात करते हैं एंटी डायरियल ड्रग की, ठीक। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है एंटी डायरियल ड्रग मैंने लिखा हुआ है तो यहीं से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट। अब आप सिंपल सोच के चलिए कि कोई एक बंदा है, कोई एक इंडिविजुअल है जिसे डायरिया हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शियस है तो वो हमने एंटीमाइक्रोबियल दे दिया है, लेकिन अगर नॉर्मल किसी को डायरिया है, ठीक है, तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो। आपको पता है क्या हो रहा है, स्टूल फॉर्म होने से पहले ही एक्सक्रीट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी आपका आप बोल सकते हो अनअब्जॉर्ब जो मटेरियल है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एंटर कर रहा है, और आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है आपका, लेकिन हो क्या रहा है वहां पे जो ट्रांजिट टाइम है, ठीक है, वो इतना कम है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते ही फटाफट रेक्टम एनस से क्या हो जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। यही तो दिक्कत है ना डायरिया में। अब हमें क्या करना है, देखो अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि जो हम ये ट्रांजिट टाइम है ना उसे किसी भी तरीके से बढ़ा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो जो आपका वेस्ट है, ठीक है, या जो आप कह सकते हो जो मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लार्ज इंटेस्टाइन में रिटेन करे और वहां से उसका क्या हो, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आगे की ओर मूव करेगा, जो एक्सक्रीटा आगे की ओर मूव करेगा वो कैसा होगा, सॉलिड इन नेचर होगा, ठीक है। और इतनी जब कोई चीज सॉलिड होती है नेचर में तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, वो इतनी आसानी से आपका रेक्टम एनस के थ्रू बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है, उसके लिए प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, एड्सॉर्बेंट क्या करेंगे, जो वो लिक्विड हो रहा है ना, कि जो हम कह रहे हैं डायरिया जो हो रहा है उसकी कंसिस्टेंसी को ये बढ़ाएगा। तो देखो ये क्या करेंगे, इनको बोलते हैं हम बल्क फॉर्मर, बल्क फॉर्मर। ये बल्क बनाने का काम करेंगे, जो लिक्विड है उसे सॉलिड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और इस कैटेगरी में जो ड्रग हमारे पास अवेलेबल है वो है इसवगला, इसबगुल जिसे बोलते हैं, ठीक है, साइलियम एंड मिथाइल सेलुलोज। ये सारी की सारी बल्क फॉर्मर की कैटेगरी में आती हैं, ये बल्क बढ़ाती हैं आपका
जो लिक्विड है उसे क्या करेंगी, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगी, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगी। ठीक है, तो जो डायरिया हो रहा है उससे आपको राहत मिल सकती है, बट ध्यान में रखिएगा ये आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस पे आपको कुछ हेल्प नहीं करने वाली है। जो आपकी म्यूकोसल, क्योंकि म्यूकोसल सेल पे काम नहीं कर रही है, केवल क्या कर रही है, एड्सॉर्बेंट की तरह काम कर रही है। जो फ्लूइड है उसे अपने एड्सॉर्ब करके, इनकी खासियत क्या होती है, जब आप इन्हें लेते हो ये इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है, वहां पे फ्लूइड मिल रहा है इसे, तो एकदम से फ्लूइड को जो एब्जॉर्ब करके क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। और स्वेल होने की वजह से क्या होगा, आपका वहां पे बल्क फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिट है, जो इंटेस्टाइन में जो एकदम से फ्लूइड बाहर निकल जा रहा था, अब वो ट्रांजिट टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वाटर को एब्जॉर्ब होने में आपका टाइम लग जाएगा, या आप बोल सकते हो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उतना अच्छा इफेक्ट इसका नहीं आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस है तो उसे ये ट्रीट नहीं कर सकती है, क्योंकि म्यूकोसल सेल पे कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है हमारी, एंटी सिक्रेटरी। अब ये जो ड्रग है ये आपकी जरूर हेल्प करेंगी, क्योंकि एंटी सिक्रेटरी है, ये म्यूकोसल सेल पे काम करेगी। ठीक है, हो क्या रहा है, एंटी सिक्रेटरी मतलब म्यूकोसल सेल से, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये अगर हमारी म्यूकोसल सेल है सपोज, ठीक है, ये मैं सेल बना देती हूँ यहीं पे, ये हमारी म्यूकोसल सेल थी। ठीक है, अब क्या हो रहा था, म्यूकोसल सेल्स के अंदर से लगातार क्या हो रहे थे, आपके कुछ आयंस आपके एक्सक्रीट होके ल्यूमिन में आ रहे थे, जैसे कि आप क्लोराइड आयन था, SCO3 नेगेटिव आयन था, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, एक्सक्रीट होके कहाँ आ रहे हैं, हमारे ल्यूमिन में आ रहे हैं, और यहाँ से एक्सक्रीट हो जा रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा था जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी क्या कर रहा था, आपका बाहर आ रहा था, और इससे फॉलो करता हुआ वाटर भी कहाँ आ जा रहा था, आपका ल्यूमिन में आ जा रहा था। तो ओवरऑल क्या हो रहा था, ये सारे आयंस हमारे ल्यूमिन में आके इंटेस्टाइन की जो ल्यूमिन है उसमें आ जा रहे थे, और यहां से एक्सक्रीट हो जा रहे थे वाया रेक्टम एनस बाहर। ठीक है, अब हमारा एम क्या होना चाहिए बेटा, हमें चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर ना जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा तो उससे क्या होने वाला है, फाइनली क्या होगा, आपको पता है ना, आयंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे हार्ट के लिए, हमारे न्यूरॉन्स के लिए, ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन जो है हार्ट ही है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा होता है तो अब ये ड्रग क्या करेंगी, ये जो सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि सेल के अंदर से, यहाँ ब्लड है हमारा, ये ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन है, अब ये आयंस क्या है, फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन, ये सेल के अंदर आ रहे हैं, सेल से फिर ये ल्यूमिन में जा रहे हैं, ल्यूमिन से ये एक्सक्रीट हो जा रहे हैं। तो अगर हम इस एक्टिविटी को किसी भी तरीके से रोक दें, यानी कि जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है, ये जो म्यूकोसल सेल सिक्रीशन कर रही है इनटू द ल्यूमिन, अगर इसे हम रोक दें तो क्या होगा, अगर ये एक्टिविटी हम किसी भी तरीके से क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ये सारे आयंस को हम बचा पाएंगे ना। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, इनकी कमी नहीं होने वाली है। तो देखो अब समझ में आ गया एंटी सिक्रेटरी ड्रग क्या करती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है उन्हें हम देख लेते हैं, जो ये आपकी सिक्रेटरी एक्टिविटी, जो म्यूकोसल सेल की सिक्रेटरी एक्टिविटी है उसे कम करती है। कौन सी ड्रग है, सल्फासेलाजीन एंड मीसलाजीन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, सल्फासेलाजीन और मीसलाजीन जो है, ध्यान रखिएगा ये दोनों ही क्या है, आपके अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। और अगर पैथोफिजियोलॉजी आपने पढ़ी है तो आसानी से आप यहाँ पे समझ जाएंगे बात को। ये जो है हमारे क्या है, अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। और अब देखो होगा क्या इनकी वजह से, सैलिसिलिक एसिड कहाँ पड़ा हुआ है, एस्पिरिन पड़ा है। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड हमारे कॉक्स जो एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, उसे इनहिबिट करता है। और हमें पता है कि ये कॉक्स एंजाइम क्या करता है, हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में हेल्प करता है। जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो कॉक्स एंजाइम की वजह से ही बनता है। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, कॉक्स को इनहिबिट कर रहे हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। और आप जानते हो ना, प्रोस्टाग्लैंडिन इन सिक्रेटरी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
बताया था मैंने पैथोफिजियोलॉजी में कि म्यूकोसल सेल के अंदर जो आपका ये सिक्रेटरी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो केमिकल मीडिएटर रेस्पॉन्सिबल है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। आप सोचिए अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉक्स तो है नहीं, वो तो इनिबिट हो चुका है इन दवाइयों के थ्रू, तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन है ही नहीं तो क्या आपका सिक्रीशन होगा? नहीं होगा ना। ये केवल एक अप्रोच है, हालांकि सिक्रीशन के लिए ऐसा नहीं है केवल प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिस्पॉन्सिबल है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। मैंने बताया था ऐसी कोई भी आपके ड्रग मॉलिक्यूल या आपके एंडोजनस मॉलिक्यूल जिनकी वजह से म्यूकोसल सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी या फिर साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ता है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारी सिक्रेटरी एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट हम केवल कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर काम करने वाली मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों मेडिसिन आपकी किस पे काम करती है? कॉक्स इनहिबिशन करती है। कॉक्स इनहिबिशन करेगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो सिक्रेटरी एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये भी आपको डायरिया में हेल्प करेगा। ठीक हो गया? आपके इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस हो रहा है उससे आपको बचा के रखेगा। और लास्ट जो हमारे पास अप्रोच है वो है थर्ड, एंटी मोटिलिटी ड्रग। अब ये ड्रग कौन सी होंगी? एंटी मोटिलिटी मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप अज्यूम कीजिए इंटेस्टाइन है। ठीक है, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका मटेरियल आ चुका है। अब अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ा दी जाए, कॉन्ट्रैक्शन जो है आपका वो बढ़ा दिया जाए, तो कितना फास्ट वो मटेरियल मूव करेगा रेक्टम और एनस की तरफ जाएगा ना। जितना ज्यादा मोटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा उस वेस्ट प्रोडक्ट का मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो जल्दी से क्या हो जाएगा, रेक्टम एनस से बाहर हो जाएगा। और डायरिया में क्या आप ये चाहते हो? नहीं चाहते ना। आप क्या चाहते हो कि जो ट्रांजिट टाइम है वो बढ़ जाए, ज्यादा टाइम तक जो प्रोडक्ट आया है, ठीक है, ज्यादा टाइम तक वो इंटेस्टाइन में रहे, लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन में रहे, ताकि उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके। यही तो चाह रहे हैं हम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ भी नीचे आ रहा है एकदम से वो रेक्टम एनस से बाहर हो जा रहा है। ठीक है, मौका ही नहीं मिल रहा है कि उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये एंटी मोटिलिटी ड्रग क्या करेंगी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उन्हें स्लो कर देंगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो स्लोली होगा, तो उसकी वजह से जो आपका फीकल मटेरियल बनने वाला है आगे चल के, वो जो मटेरियल ऊपर से आया था स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो क्या होगा, धीरे धीरे इंटेस्टाइन से मूव करेगा, और धीरे धीरे मूव करेगा तो उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका फाइनली जो स्टूल रेक्टम तक पहुंचेगा वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। अगर सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, वो फटाफट से एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हार्ड रहेगा, कंसिस्टेंसी ज्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका डिफिकेशन इतनी आसानी से नहीं होगा। प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, और प्रेशर तभी बनेगा जब ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा फीकल मटेरियल इकट्ठा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो एंटी मोटिलिटी ड्रग क्या करती है, सिंपल, ये जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन्हें स्लो करती है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होंगे तो हमारा जो ट्रांजिट टाइम है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम तक जो मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, रेक्टम एनस में जाने तक वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो इससे हम डायरिया से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो इसके लिए जो ड्रग यूज होती है एंटी मोटिलिटी ड्रग में, बेसिकली ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यूज होते हैं, ओपियोइड एनालॉग्स जो कहते हैं हम जिन्हें। तो इसमें कौन कौन से हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली है आपकी कोडीन, दूसरी है आपकी डाइफेनॉक्सिलेट, लास्ट है लोपेरामाइड। तो ये ड्रग है, ये सारी ओपिएड एनालॉग हैं। जब मैंने ओपिएड एनाल्जेसिक आपको पढ़ाया था तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या था, साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, है ना। उसी को देखो ये यूज बना लिया हमने, उससे कॉन्स्टिपेशन होता था, ओपिएड से जितने भी ओपिएड एनाल्जेसिक्स होते हैं उनसे कॉन्स्टिपेशन होता था, तो हमने क्या किया, उसे डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज कर लिया। समझ में आ रहा है ना? एक ड्रग का जो साइड इफेक्ट था उसे क्या बना दिया, उसका यूज बना दिया। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कोडीन, फिर डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड, तीनों ही ओपिएड एनालॉग हैं। इन तीनों को लेने से क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, इंसान जो डायरिया हो रहा है वो क्या होगा,
आपका उससे राहत आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये, और सबसे बड़ी इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है ओपिएट है तो अब्यूज पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए इन्हें लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पूरी आपका ड्रग ट्रीटमेंट है ऑफ डायरिया। अगर किसी को भी डायरिया होता है तो कैसे कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यस, हाँ, सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।